नमस्कार। भारत के भूगोल की नई सीरीज में आज हम देखेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में देखेंगे। और हम जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। जैसे कि आपको रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है उनको आप देख रहे हैं। और हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारतीय मैप में कहाँ पे दिखाई देता है, ये क्षेत्र है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के साथ साथ पाकिस्तान, पंजाब और सिंध के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। आपको बताते चले कि भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। आइए देखते हैं। भारत के मरुस्थल को उनकी भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं के आधार पर दो विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक पहला होता है उष्ण मरुस्थल, माने जो गर्म होते हैं वो मरुस्थल, उसमें थार का मरुस्थल है वो आता है। और दूसरा है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो ठंडे होते हैं, जैसे लद्दाख का मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल की पिक है, ये शीत मरुस्थल की पिक है। आइए हम आगे देखते हैं। भारत के मरुस्थलीय प्रदेश में थार मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है इसको। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह एक शुष्क क्षेत्र है। इसका मुख्य भाग भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार पंजाब, जैसे कि आपको बता चुके अभी मैप में, हरियाणा, गुजरात के रण के कच्छ तक मिलता है। और हम देखते हैं मैप के थ्रू थार मरुस्थल के बारे में। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक प्राकृतिक मरुस्थल है। यहाँ पे वर्षा 100 से 300 मिलीमीटर होता है। थार मरुस्थल का भारत के हिस्से में 85% भाग आता है। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर बताई चाहिए। यहाँ पे गर्मी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और थार मरुस्थल में प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बीकानेर है और बाड़मेर है। इसकी विशेषता सबसे मुख्य है कि यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब हम देखते हैं आगे। भूवैज्ञानिक इतिहास में देखिए थार मरुस्थल का क्या स्टेटस है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार थार का मरुस्थल कोई स्वतंत्र संरचना नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पश्चिमी विस्तार है। प्राचीन काल में यहाँ थेसिस सागर मौजूद था। जैसे पहले सबसे, यहाँ मैप में देखते हैं, ये अंगारा लैंड, इससे पहले पैंजिया था। पैंजिया डिवाइड हुआ था। पैंजिया एक भूभाग था और उसके बंटने पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। और अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में जो क्षेत्र था उसको थेसिस सागर कहा जाता था। अब हम देखते हैं ये थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से लिया गया है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका, ये पैथलासा और और पैंजिया स्थलीय भाग, माने पैथलासा होता है जलीय भाग और पैंजिया होता स्थलीय भाग और पैथलासा होता है जलीय भाग। और ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का भाग है। और ये प्रायद्वीपीय भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। अब थार मरुस्थल थेसिस सागर के अवशेष के प्रमाण मिले हैं, जैसे खारे पानी की झीलें, कुलधरा गांव, जैसलमेर मछली के अवशेष मिले हैं और औषधि चट्टानों की प्रधानता, जैसे खनिज तेल, कोयला आदि मिलना है। और आगे देखते हैं। इसके साथ से जैसलमेर स्थित आकल वुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ये राजस्थान सरकार का बोर्ड है, वुड फॉसिल पार्क। ये 18 करोड़ पुराना अवशेष है। ये वाला लकड़ी का एक जीवाश्म है जो यहाँ पे पिक में लगा हुआ है। जैसलमेर में ये आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। अब हम आगे देखते हैं। जलवायु और वनस्पति के आधार पर यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है। अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रभाव और हवाओं के समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर से कम होती है। अत्यधिक शुष्कता के कारण यहाँ पर मरुभूमि वनस्पतियाँ पाई जाती है। जैसे मरुभूमि वनस्पतियाँ कौन सी होती है? जैसे ये एक, और ये तो खेजड़ी का पेड़ है। और हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कटीले वन जो पाए जाते हैं उसके बारे में ये देखो, यहाँ की वनस्पतियाँ हैं जो कांटेदार होती हैं, उनको मरुभूमि कहते हैं। ये खेजड़ी का पेड़ है। बहुत सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये कटीले टाइप के होते हैं, इसमें पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं। ये सब विशेषताएं इसमें होती हैं। आइए हम देखते हैं आगे।
अब इसकी विशिष्ट स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, जो पवन माने हवाओं हवाओं से जो बनी हुई है, पवन पवन क्रिया के द्वारा बनी हुई है। ये बड़े बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं जिसे बरखान कहते हैं। यह अत्यंत प्रसिद्ध है, जो हवाओं की दिशा में बनने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। जैसे ये है, ये वाला जो है बरखान बरखान है, ये अर्धचंद्राकार ये है। इसका जो है एक जो है रेखीय या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होता है, ये इस तरह का होता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये इस तरह होता है। हवा हवा की दिशा में जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप जो है ऐसे होते हैं, और तारानुमा जो है बालू का स्तूप ऐसे होते हैं। और जैसे कि इसमें और बनने वाले जो है रेत के टीलों का प्रकार कैसा, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अच्छा, शुष्क रेतीले प्रदेश में क्या क्या पाया जाता है? ढाल, इसका ढाल जो है पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है, मान किसका, मरुस्थल का। ये जो है शामिल कौन कौन से जिले इसमें, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू आदि आते हैं। और जो है बालू का स्तूप जो है मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसमें जो है मुख्य स्थल कौन कौन से, लाठी सीरीज, ये पोखरण और मोहनगढ़ क्षेत्र में है। चांदन नलकूप, ये थार का खड़ा कहा जाता है इसको। अकाल जीवाश्म पार्क, ये जो है जैसलमेर में ही आप देख ही चुके हैं। कुलधरा ग्राम भी यहीं पे है। बालू का स्तूप युक्त जो है मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें जो है पाए जाते हैं बरखान जो अर्धचंद्राकार ये वाला है, जो अर्ध बालू का स्तूप जो हम देख ही चुके हैं, अर्ध बालू का स्तूप ये है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ये है, हम देख ही चुके हैं। पैराबोलिक जो है बालू का स्तूप कौन सा है, ये वाला हम देख ही चुके हैं। और तारानुमा जो है ये हम देख ही चुके हैं। इसके और और भी है, जैसे छत्रक क्या होता है, ये छत्रक है। ये स्थलाकृतियाँ पवन के द्वारा बनती हैं। और जो है यारडांग, ये जूगेन, ये सब जो है बनती हैं। आइए हम देखते हैं आगे। अब प्रवाह तंत्र के बारे में देखते हैं, जो है मरुस्थलीय क्षेत्र की कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में। इस क्षेत्र की सबसे लंबी और प्रमुख नदी जो है लूनी नदी है। यह अजमेर की पुष्कर घाटी अरावली से निकलती है। पुष्कर घाटी कहाँ है, अरावली में स्थित है। और अंत में गुजरात के रण के कच्छ दलदली भूमि में जो है लूनी नदी विलीन हो जाती है। समुद्र तक न पहुंच पाने के कारण इसे अंतःस्थलीय अपवाह नदी भी कहते हैं। ये जो है अरावली जो है अजमेर के आसपास है। ये मौसमी नदी है। इसमें खारा पानी रेगिस्तानी जलधारा होती है। और इसकी लंबाई के बारे में भी दिया है 495 किलोमीटर, ये जैसलमेर। और इसमें देखते हैं लूनी नदी के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की एकमात्र प्रमुख नदी प्रणाली है, जिसे थार मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे थार मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है लूनी नदी को। यह नदी अजमेर के पास से जो है अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ से सागरमती के रूप में निकलती है। किस पहाड़ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। आगे देखते हैं। गोविंदगढ़ में जो है पुष्कर झील से निकलने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद यहाँ लूनी नदी कहलाती है। बलोतरा माने बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है, लेकिन वहाँ की खारी मिट्टी के कारण इसका जल जो है खारा हो जाता है। लूनी जो है अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है, और गुजरात के कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। जोजरी नदी इसकी एक मात्र जो है प्रमुख सहायक नदी है। कौन है, जोजरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो दाहिने किनारे से मिलती है। इस पर बने प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, जिसमें जैसे जसवंत सागर बांध जो है जोधपुर में स्थित है, ये जो है लूनी नदी पर ही बना है। इसकी सहायक नदी जो है जुआई नदी पर भी जुआई बांध बना हुआ है। आगे हम देखते हैं प्लाया झीलें क्या होती है। प्लाया झीलें मरुस्थल में वर्षा काल में बनने वाली उथली और लवणी झीलों को प्लाया या डांड कहा जाता है। जैसे सांभर झील है, डीडवाना झील है, कुचामन झील है। ये झील जो है नमक उत्पादन के प्रमुख स्रोत होते हैं। नमक उत्पादन ऐसे होता है जो झीलों में आप जो देख रहे हैं, ये देखो ये लोग नमक बना रहे हैं। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है जो है मरुस्थल के क्षेत्र में। लगभग 2 लाख और किलोमीटर में फैले हुए इस मरुस्थल में औसतन जो है जनसंख्या 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं, जो अन्य वैश्विक मरुस्थलों की तुलना में कई गुना अधिक है। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे शीत मरुस्थल के बारे में। भारत के सुदूर उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत एक उच्च अक्षांशीय शीत मरुस्थल है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यह महान हिमालय और जो है काराकोरम श्रेणी के मध्य स्थित एक उच्च पर्वतीय मरुस्थल है। ये जो है शीत मरुस्थल है, ये जो है ये लद्दाख का ही चित्र है। अब देखते हैं न्यून वर्षा का कारण क्या है। यहाँ पे यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, और मानसून की हवाएं ऊंचे पर्वतों को पार नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण यहाँ सालाना वर्षा केवल 10 सेंटीमीटर तक ही हो पाती है।
अब धरातलीय स्वरूप इसका देखते हैं। यह रेतीले टीलों के स्थान पर नग्न चट्टानें, गहरी घाटियां और बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। अत्यधिक कम ताप के कारण यहाँ वनस्पतियां आवरण ना के बराबर होते या विरल ही मिलते हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जो है इससे संबंधित पीवाईक्यू जो यूपीपीसीएस या इन सब एग्जाम में आई हुई हैं। आइए हम देखते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थलीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, सहारा मरुस्थल ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में जो है थार मरुस्थल, ऑप्शन सी में जो है कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन डी में गोबी मरुस्थल। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है बी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मरुस्थल की एकमात्र सबसे बड़ी अपवाह प्रणाली लूनी नदी अंततः कहाँ विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए में खंबत की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अरब सागर के मुख्य प्रवाह में, या कच्छ के रण की दलदली भूमि में। कहाँ खत्म हो जाती है, कहाँ विलीन होती है? ये जो है डी ऑप्शन सही है इसका, कच्छ के रण की दलदली भूमि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय और अत्यधिक शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली मरुहित वनस्पतियों की मुख्य शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है चौड़ी, कोमल और बड़ी पत्तियां होती है। ऑप्शन बी में जो है गूदेदार तने और कांटेदार छोटी पत्तियां या पत्तियों का अभाव होता है। ऑप्शन सी में है अत्यंत उथली और छोटी जड़ें होती है। ऑप्शन डी में जो है श्वसन के लिए वायु मूल की उपस्थिति होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है बी, गूदेदार तने और कांटेदार छोटी पत्तियां या पत्तियों का अभाव होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2015 में आया था यह क्वेश्चन। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में अवस्थित है? अब देखते हैं हम लोग, ये जयपुर में है या जोधपुर में है या जैसलमेर में है या बीकानेर में है, कहाँ पे है? इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है जोधपुर में। ये भी जो क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था। इसको पढ़ते हैं। थार के मरुस्थल में वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी उथली और अत्यधिक लवणीय झीलों को भौगोलिक रूप में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है लेगून कहा जाता है, प्लाया कहा जाता है, कयाल कहा जाता है या गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इसका सही उत्तर है प्लाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है यूपीपी से 2017 के आरओ में पूछा गया था। भारत का कौन सा भूभाग शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है जो मुख्य हिमालय के उत्तर में उच्च अक्षांश पर स्थित है? कौन सा मरुस्थल है? ऑप्शन ए में कच्छ का रण, जैसलमेर क्षेत्र, लद्दाख मरुस्थल या लाहौल स्पीति बेसिन। कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल के एक बड़े हिस्से को हरा भरा बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से इंदिरा गांधी नहर को पानी मुख्य रूप से किन नदियों के संगम से प्राप्त होता है? ये देखते हैं। ऑप्शन ए में जो है केवल सतलुज नदी से, ऑप्शन बी सतलुज और ब्यास नदी से, ऑप्शन सी में जो है ब्यास और रावी नदी से, ऑप्शन डी में झीलम और चिनाब नदी से। किस नदी से पानी इनको मिलता है? इसका सही उत्तर है सतलुज और ब्यास नदियों से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख के शीत मरुस्थल में औसत वार्षिक वर्षा अत्यंत न्यून होने का मुख्य उत्तरदायी भौगोलिक कारण क्या है? यह क्वेश्चन 2022 के प्रीलिम में पूछा गया था। इसको देखिए, ऑप्शन ए में दिया है इसका भूमध्य रेखा से अधिक दूर होना, इसका हिमालय के बीच छाया क्षेत्र में स्थित होना, ऑप्शन सी में है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का प्रभाव, ऑप्शन डी में है जो है क्षेत्र में चक्रवातों का ना आना। इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग भी बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसका हिमालय के पृष्ठ छाया क्षेत्र में स्थित होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी का जल उसके उद्गम स्थान अजमेर से लेकर किस स्थान तक पूर्णतः मीठा रहता है, परंतु उसके आगे बढ़ने पर वह अत्यधिक खारा हो जाता है? अब इसका ऑप्शन देते हैं। जोधपुर ऑप्शन ए में, बी में जो है बाड़मेर, सी में बलोतरा और डी में जो है जलोर। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बलोतरा। ये भी जो क्वेश्चन जो है 2013 में प्रीलिम में पूछा गया था। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा गया था। आइए पढ़ते हैं। मरुस्थलीय भागों में पवनों की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित होने वाली विशिष्ट अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को भूगोल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है सीफ, बरखान, लोयस या इसेनबर्ग। क्या कहा जाता है? आप भी बताइए इसमें क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी, बरखान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 2016 में यूपी आरओ में पूछा गया था। थार मरुस्थल के भूवैज्ञानिक इतिहास को प्रमाणित करने वाले करोड़ों वर्ष पुराने कास्ट जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अकाल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए में है बाड़मेर, ऑप्शन बी में बीकानेर, ऑप्शन सी में जैसलमेर, ऑप्शन डी में जो है जोधपुर। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है
जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 2014 के प्रीलिम में पूछा गया था। भारतीय उष्ण मरुस्थल में भारतीय उष्ण मरुस्थल में भारतीय उष्ण मरुस्थल में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी को वैश्विक मृदा वर्गीकरण के तहत किस मुख्य मृदा में रखा जाता है? इंसेप्टिसोल्स, एरिडीसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स, किस में रखा जाता है इसको? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या है आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर जो है एरिडीसोल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2021 में पूछा गया था। इसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मरुस्थलीकरण की समस्या के समाधान और शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए में है 1991 1971-72, ऑप्शन बी में 1970-78, ऑप्शन सी में 1985-86, ऑप्शन डी में जो है 1995-96 में। किस वर्ष चालू किया गया था भारत सरकार द्वारा? आप बता गेस करिए इसमें जो है कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है 1977-78 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस आरओ 2022 में पूछा गया था। इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं। ये जो है थार मरुस्थल की अनूठी जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित राष्ट्रीय मर उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतया सत्य है? क्या बताना है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए में है यह केवल जैसलमेर जिलों की सीमा तक ही सीमित है। ऑप्शन बी में यह अत्यंत संकटग्रस्त पंछी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रमुख प्राकृतिक आवास स्थल है। ऑप्शन सी में यह घने सदाबहार वनों की बहुलता में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी में इस पूरे उद्यान में कोई भी मानवीय गतिविधियां या गांव नहीं है। इसमें कौन सा सही उत्तर है आप लोग गेस करिए इसमें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यह अत्यंत संकटग्रस्त पंछी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रमुख प्राकृतिक आवास स्थल है। देखो कितने महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आए हुए हैं जो है एमसीक्यू में जो है इसको लगाने से जो है यूपीपीसीएस या और जैसे एग्जाम है वो आराम से निकल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। या जो यूपीपीसीएस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय थार मरुस्थल का वह पूर्वी अर्धशुष्क संक्रमणकालीन भाग क्या कहलाता है जो अरावली पर्वतमाला के ठीक पश्चिम में स्थित है और जहां अल्पकालिक नदियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए में है वास्तविक मरुस्थली, ऑप्शन बी राजस्थान बंगर, ऑप्शन सी चंबल का बीहड़ क्षेत्र, ऑप्शन डी में काठियावाड़ उच्च भूमि। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग भी गेस करिए। इसका सही उत्तर है राजस्थान बंगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह यूपीपीसीएस प्रीलिम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में पारंपरिक रूप से जल संचय और शुष्क कृषि के लिए सदियों से उपयोग किए जाने वाली खादीन तकनीक का विकास मूलतः किसके द्वारा किया गया था? अब ऑप्शन ए है जैसलमेर के पालीवाला ब्राह्मणों द्वारा, ऑप्शन बी है मारवाड़ के राठौर शासकों द्वारा, ऑप्शन सी में जो है शेखवटी के स्थानीय व्यापारियों द्वारा, ऑप्शन डी में जो है मेवाड़ के भील राजाओं द्वारा। इसमें सही उत्तर क्या है आप लोग गेस करिए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम 2009 में पूछा गया है। आइए हम देखते हैं। भौगोलिक और अक्षांशीय अवस्थिति के अनुसार भारत का महान थार मरुस्थल वैश्विक स्तर पर किस प्रमुख मरुस्थलीय प्रणाली के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है उपोष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल, ऑप्शन बी में है तटीय ठंडे मरुस्थल, ऑप्शन सी में है ध्रुवीय मरुस्थल, ऑप्शन डी में है महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ए उपोष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अंतःस्थलीय अपवाह नदी नहीं है, अर्थात मरुस्थल की रेत में लुप्त न होकर सीधे खंबत की खाड़ी में गिरती है? ये किस नदी के बारे में कहा गया है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है लूनी नदी, ऑप्शन बी में है रूपेन नदी, ऑप्शन सी में है साबरमती, ऑप्शन डी में है खग्गर नदी। आप लोग बताइए इसमें सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है साबरमती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2023 में पूछा गया है। आइए देखते हैं। थार मरुस्थल की ऊपरी सतह पर विस्तृत बालुका स्तूपों और रेतीले तरंगित मैदानों का भूवैज्ञानिक निर्माण मुख्य रूप से किस काल के निक्षेपों की देन है? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या क्या है। क्रिटेशियस काल,
ऑप्शन ए में, बी में जो है कार्बोनिफेरस काल, ऑप्शन सी में है अत्यंत नूतन एवं हालिया काल, ऑप्शन डी में है पूर्व कैम्बियन काल। इनमें सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अत्यंत नूतन और हालिया काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2014 में पूछा गया है। देखते हैं इसके बारे में। गुजरात के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कच्छ का छोटा रण निम्नलिखित में से किस विशिष्ट पशु के एकमात्र प्राकृतिक आवास के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा ऑप्शन में जंगली गधा के लिए, ऑप्शन सी में एशियाई बब्बर शेर के लिए, ऑप्शन डी जो है कश्मीरी हंगुल के लिए है। इसमें सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है भारतीय जंगली गधा। अगला अब समाप्त हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।